ऑलरेडी इसके गाइडलाइंस दे चुका है। जब धर्म संसद हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट पूरे स्टेट गवर्नमेंट को बाकायदा ये गाइडलाइंस दिया है कि जहाँ कहीं भी हेट स्पीच होती है वो फौरन FIR दर्ज करे, और सुप्रीम कोर्ट ने तो सो मोटो भी कहा था। अब ये बात आपकी तजवीज़ अच्छी है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अभी हम आ रहे थे तो कौन सा इलाका अभी फोन है महाराष्ट्र से, नला सपोरा से, कि वहाँ पर कोई फेसबुक पर बदतमीजी कर दिया। तो वो नौजवान बड़े गर्म थे। मतलब आप गर्म होने की जरूरत नहीं है, आप उसका फेसबुक का उसका ID लो, फोटोग्राफ लो, और DNSS का जो कानून है उसका शायद सेक्शन 320 है, उसको आप लिखकर कंप्लेन दो। वो जो कंप्लेन नहीं ले रहा है, मतलब तुम एप्लीकेशन दे दो आज, और मीडिया को बोल दो कि हम ये ऐसा करें। तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए, ये इनकी साजिश ये कि हम लोग इनके प्रोवोकेशन का शिकार हो जाए और उसके बाद इनको मौका मिले। तो हम उसमें नहीं फंसना है। लीगली आप सही करें, लीगली हमको बल्कि हमको एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट बनाना पड़ेगा, उसमें तारीख हो, किसने भाषण दिया और क्या बोला, वो उसमें 3-4 जुमले डालकर वो स्टेशन हाउस अफसर को और एक ईमेल भी कर दें, उसमें ईमेल ID भी हो स्टेट के DGP का, और उसको तो एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट बनाना जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन आने तक और बहुत से लोग बकवास बातें करेंगे, अनाप शनाप। एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट अगर हम बना के रखें, चाहे उसको हिंदी में कर दे, मराठी में कर दे, अंग्रेजी में कर दे, उर्दू में कर दे, तो वो बहुत आसानी हो जाएगी। और मैं हमारे वकीलों को बोला भी हूँ, अगर वो हमारे पास बन जाता है तो हम लोग उसको इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। किसी और का कोई सवाल है? सवाल पूछ लीजिए, भाषण होते रहता है, और किसी का माइक में कुछ है तो प्लीज पूछिए। हाँ, ये अभी जो सबने बात कही है कि हम लोग में इत्तेफाक इत्तेहाद होना चाहिए, ये करीब पिछले 40-50 साल से हम ये सुन ही रहे हैं। इसका सोल्यूशन अगर आप कुछ बता सको कि ये कौम एक जगह किस लेवल पे और किस बात पे इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन की जो BJP की स्कीम थी उसमें वो काफ़ी हद तक पास हो गए या सक्सेस हो गए कि उन्होंने हर कौम को जो भी हिंदू के नाम से जुड़ी हुई है उसको एक तरफ करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की, और उन्होंने आज 2014 से इक़्तिदार में इसी लेवल पे है कि वो अपनी कौम को इकट्ठी करने में और वो मुद्दों पे कामयाब होंगे। हम लोग इकट्ठा होने के लिए बहुत सारे तो मसलक, बहुत सारी सोच, बहुत सारे लोग जुड़े हुए अलग अलग पार्टियों से, तो ये सब इकट्ठा कैसे आए, इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। मेरा मानना यह है कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन बोली है, नुमाइंदगी बोली है, तो अगर आप पार्लियामेंट में ले लें तो अभी पार्लियामेंट में सिर्फ हमारी 4% नुमाइंदगी है, 4%। और पार्लियामेंट में जितने भी हमारे हिंदू भाइयों के जो अपर कास्ट है और अदर बैकवर्ड कास्ट है, जितनी उनकी आबादी है उतनी उनकी नुमाइंदगी है। अरे पहली मरतबा ऐसा है कि OBC की जो नुमाइंदगी अदर बैकवर्ड कास्ट की वो अपर कास्ट के बराबर आ चुकी है। माने उनकी जो आबादी है दोनों की, अपर कास्ट की और OBC की। दलित और आदिवासी में तो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन की सीट उनकी अलग है। एक वाहिदी एक रिलीजियस कम्युनिटी है मुसलमान, जिनका नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उनकी आबादी जितनी है उसके बराबर नहीं है। तो ये सिर्फ 2019 में या 2024 में या 2014 में नहीं हुआ, बल्कि भारत के अगर आप जितने भी 18 लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें सिर्फ एक ही मर्तबा मेरे ख्याल से हम लोग 40 या 50 जीत कर आए थे 1980 में, शायद 52, 1980। उसके बाद से हम लोग कभी नहीं जीते। तो इसके कई वजूहत है। नंबर 1 वजूहत ये है कि हम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हम लोग वोट डाल के उसको हरा दिए, हमारा काम हो गया। हम लोग बोलते बहुत अच्छा काम, बस वोट डालना है। तो ये हमारे
सियासत में हमारे वोट की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, हमारे पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। दूसरे समाज में आप जाइए, वो बोलेगा कि ठीक है वोट चाहिए ना, तो बोलो हमको क्या करेंगे। तो वो लोग सिर्फ वोट डालते भी हैं, अपने कैंडिडेट को कामयाब भी करवाते और फिर बाद में उसके फायदे भी उठाते हैं। हमारा काम सिर्फ वोट डाल देना और जाकर सो जाने का। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भारत के मुसलमानों का, पूरे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि हर जगह पे ऐसे ही, वोट डालो और फिर उसके बाद हमको फसाद हुआ, हेट स्पीच हुई, कुछ मॉब लिंचिंग हुआ, तो कोई आवाज भी नहीं उठाता, उस पर ना बोलता है। दूसरा क्या है कि इलेक्शन जो है आजकल बहुत महंगी हो चुकी है। ये भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक लोकसभा असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए काफी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। चौथा ये है कि जब डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाए गए, वो 2009 में 8-9 बनाए गए। उस वक्त एक कमीशन बना था, शायद जस्टिस कुलदीप सिंह का था, 2008 में बना था। 2009 में नए पार्लियामेंट के हदबंदी हुई थी। तो उस वक्त आपको जानकर तकलीफ होगी कि बमुश्किल 8 या 10 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जाकर बोले कि भाई ये हमको ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ। मैं खुद गया था जस्टिस साहब के पास, कुलदीप सिंह इलेक्शन कमीशन में ऑफिस था। तो हम लोग उसमें जो उसके पैरामीटर्स थे, उसके जो उसूल थे, तो उसमें था कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होना, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक साथ रहना। और मिसाल के तौर पर हैदराबाद में बोले कि हैदराबाद में एक मशहूर मूसा नदी है कि नदी का इस तरफ एक तरफ है ना और ऐसा। तो हम लोग 1-1.25 महीना हम लोग बैठे इंजीनियर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, जानकार लोगों के साथ बैठकर पूरा समझे और बनाए। और जब बनाकर हम जाकर प्रेजेंटेशन करें, तो प्रेजेंटेशन होने के बाद जस्टिस कुलदीप सिंह बोले कि अरे तुम्हारे समाज से सिर्फ 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, और लोग क्यों नहीं आते? तो हमको शौर ही नहीं है उस बात। तो अब याद रखिए, अब 2026 में नए कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगे। अभी गवर्नमेंट, ये मोदी की सरकार, मीडिया रिपोर्ट है कि सेंसस का आगाज करेगी। सेंसस होगा, सेंसस के बाद जो है फिर डिलिमिटेशन होगा। तो उस वक्त हमको बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप गफलत की नींद सो जाएंगे तो फिर आपका ये मौका भी चले जाएगा।